हरियाणा में दो चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं, पहला हुक्का और दूसरा देसी क्वीन का ढुमका। 12 टीकर वाली लड़की से हरियाणा की वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स तक का सफ़र कितना स्ट्रगलिंग रहा? स्ट्रगल अभी रुका ही कहाँ है, मुझे लगता है स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा। स्ट्रगल रुक गया तो मतलब लाइफ ख़त्म। अच्छा, जब सुबह उठती हैं तो कभी ऐसा सोचती हैं, अरे शीशे में, अरे ये तो सपना चौधरी है? होता है ऐसा? नहीं, कभी नहीं होता। हाँ, वो वाला फील मुझे कभी नहीं आया कि उठ के खुद को शीशे में देख के ओ तू तो सपना चौधरी है। नहीं, कभी नहीं। तो आप हरियाणा की गलियों से निकलकर एक ऐसे मंच तक पहुंची हैं जो हर कोई सपना सजा कर रखता है और सपना ने वो सपना पूरा किया है। तो कुछ ऐसा मुकाम आपने पाया हो जो आपने सोचा हो कि ये मेरा सपना था और मैंने ये हासिल किया है? नहीं, मेरा सपना तो अभी बहुत, मेरे ख्याल से अभी 6-7 साल और लगेंगे। फिलहाल मेरा सपना ये है कि हरियाणा में कोई दूसरी सपना चौधरी ना बने। अच्छा, लाइव शोज़ के दौरान ऐसा कोई डाई हार्ड फैन मूवमेंट हुआ हो किसी के साथ? बहुत होते हैं, बहुत। मैं तो तेरे लिए जान दे दूंगा टाइप्स नहीं, अब का। मुझे नहीं लगता। जब से इंस्टाग्राम फेसबुक इतना ज़्यादा चलत में हो गया है, अब मुझे फैन फेक लगने लग गए। अब आप किसी के फैन हो तो सीधा इंस्टा पे डीएम कर दो, हेलो मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन। शुरुआत में आपने अपनी शादी की और प्रेगनेंसी की खबरें छुपाई थी। प्रेगनेंसी और शादी की न्यूज़ छुपाने का कुछ फैमिली रीज़न था। ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि भाई मुझे छुपा के कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल रही है, मैंने झंडे लहरा दिए। रिसेंटली एक केस आपके परिवार पर रजिस्टर हुआ था। उनमें आपके भाई की पत्नी ने केस किया था, घरेलू विवाद था वो। तो मतलब ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि आप सभी से जितना हमने सुना है, आप जोड़ मिलाप करके रखते हैं। पहली बात तो ये फैमिली मैटर है जी, मेरा नहीं। मैं तो अब उसको कुछ नहीं मानती। मेरा कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये मैटर है मेरा भाई का और उनकी बीवी का। और अगर जो भी उन्होंने चीज़ें लगाई या धाराएं लगाई, जो भी XYZ जो भी लिखा हुआ था उसमें, मुझे तो याद भी नहीं है। अगर मैं दोषी होती तो शायद मैं जेल में होती। हरियाणा में दो चीज़ें काफ़ी मशहूर हैं, पहला हुक्का और दूसरा देसी क्वीन का ढुमका। अपने लोक गीतों और डांस मूव से पूरे देश भर में अपनी कला का लोहा मनवाने वाली सपना चौधरी का पंजाब केसरी में ढेरों स्वागत है। थैंक यू मैम, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, 12 टीकर वाली लड़की से हरियाणा की वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स तक का सफ़र कितना स्ट्रगलिंग रहा? स्ट्रगल अभी रुका ही कहाँ है, मुझे लगता है स्ट्रगल तो चलता ही रहेगा। स्ट्रगल रुक गया तो मतलब लाइफ ख़त्म। तो ये तो चलता रहना चाहिए, अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब कि आप जब अपने आप को इस स्तर पर लेके चले जाते हो ना, तो वहाँ रहने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो पहले तो यहाँ तक जाने के लिए स्ट्रगल था, अब यहाँ रुक के यहाँ इस चीज़ को थामने के लिए स्ट्रगल हो रहा है, वो स्टेबिलिटी के लिए। जी। तो स्ट्रगल नहीं रुकेगा, स्ट्रगल तो चलता रहेगा, और जब तक चलता रहेगा तब तक मज़ा आएगा। यही तो ज़िंदगी है। बिल्कुल। अच्छा, जब शुरुआत की आपने 2008-9 के बाद, तो परिवार का कैसा सहयोग रहा? क्या रोक टोक थी उस टाइम पे? क्योंकि हरियाणा में ये कल्चर है, आप भी हरियाणा से, मैं भी हरियाणा से हूँ, सेम ही ज़िले से हैं हम दोनों। नहीं, बहुत सपोर्ट मिला है फैमिली की तरफ से। इनफैक्ट शादी के बाद अब ससुराल की तरफ से भी बराबर का सपोर्ट मिला है। तो मुझे फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी कि भाई रुक जाओ, ये क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। उस जोन में मैं कभी गई नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है फैमिली ने इस हद तक सपोर्ट किया है कि बाहर वाले लोगों ने उनको बोला है, बहुत कुछ बोला है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और जिन्होंने सुना उन्होंने कभी मेरे को मुड़ के बोला भी नहीं, बताया भी नहीं कि हम ऐसी चीज़ें सुन रहे हैं तेरे लिए। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही कि मैं सिर्फ काम में ही फोकस्ड रही हमेशा। तो मुझे शुरू से ही फैमिली ने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखा कि जो बोल रहा है बोलने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
और बाहर वाले तो कुछ भी बोलते रहे ना, फ़र्क मेरे ख्याल से जब आपको पड़ेगा, जब कोई अपना ठेस दे। तो अपनों ने मुझे कभी ठेस दी नहीं, जब देंगे तब देखेंगे। अच्छा, परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा सबका। कि ये इन्होंने नहीं बहुत नहीं, मैं motiv- किसी को ये नहीं बोल सकती कि भाई इसने ज़्यादा किया, इसने कम किया। सबने अपने रिश्तों को मद्देनज़र रखते हुए बखूबी मुझे सपोर्ट किया है। माँ ने माँ की जगह पे, भाई ने भाई की जगह पे, बहन ने बहन की जगह पे। अब अगर मैं अपने ससुराल की तरफ आऊँ तो सब अपने रिश्तों को मद्देनज़र रखते हुए उतना ही मुझे अब सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, जब सुबह उठती हैं तो कभी ऐसा सोचती हैं, अरे शीशे में, अरे ये तो सपना चौधरी है? होता है ऐसा? नहीं, कभी नहीं होता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है कि मैं शीशे में खुद को देख के पूरा दिन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर बोलती हूँ कि आज तो तेरी आंखें बड़ी प्यारी लग रही हैं, ओहो हो, कल तू अच्छे से तूने हेड वॉश लिया था ना, बाल कितने सिल्की लग रहे हैं। तो ये मैं करती हूँ। हाँ, वो वाला फील मुझे कभी नहीं आया कि उठ के खुद को शीशे में देख के ओ तू तो सपना चौधरी है। नहीं, कभी नहीं। वो मैं कल करके देखती हूँ। मतलब अगर देखें तो आप हरियाणा की गलियों से निकलकर एक ऐसे मंच तक पहुंची हैं जो हर कोई सपना सजा कर रखता है, और सपना ने वो सपना पूरा किया है। तो कुछ ऐसा मुकाम आपने पाया हो जो आपने सोचा हो कि ये मेरा सपना था और मैंने ये हासिल किया है? नहीं, मेरा सपना तो अभी बहुत बहुत, मेरे ख्याल से अभी 6-7 साल और लगेंगे, क्योंकि मेरा सपना ये नहीं है कि मुझे सपना चौधरी बनना है। फ़िलहाल मेरा सपना ये है कि हरियाणा में कोई दूसरी सपना चौधरी ना बने। उस चीज़ के लिए हरियाणा की जो फिल्म सिटी है उसके लिए काम करना, मूवीज़ के लिए काम करना, जो अच्छे स्ट्रगलर आर्टिस्ट हैं उनके लिए काम करना, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, इस चीज़ के लिए काम करना। तो मेरे सपने तो और ही तरीके के हैं, मेरे सपने ये नहीं हैं। हाँ, कई लोग आते हैं, कई लोग बोलते हैं आप हमारी मोटिवेशन हो, हमें आपके जैसा बनना है। बल्कि मैं पेपर्स में भी काफ़ी बार खबर पढ़ती हूँ कि फ़लानी आर्टिस्ट ने किया सपना चौधरी को फ़ेल। तो मैं काफ़ी बार ये सोचती भी हूँ, मैं मेरी टीम से बोलती हूँ यार मुझे क्यों फ़ेल करना है। मुझे काफ़ी बार समझ नहीं आती हैं ये चीज़ें, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना वजूद है, हर इंसान की अपनी अपनी पहचान है। तो अगर मैंने एज इन सपना चौधरी उसको बनाया है, तो आप अपने नाम पे, आप अपने बलबूते पे भी उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो किसी से कंपटीशन क्यों, किसी की दौड़ में ही क्यों दौड़ना, आप अलग क्यों नहीं दौड़ सकते? क्या ज़रूरत है कि मेरे जैसा ही करना है, मेरे जैसा ही बनना है? तो सबका है अपना अपना। मुझे काफ़ी चीज़ें अजीब लगती हैं, पर मैं सोचती हूँ ठीक है, अभी जब जिसको जो करना है। बल्कि काफ़ी आर्टिस्ट आते हैं मेरे पास और बोलते हैं हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन जब उनको बोलो ऑफ़र करो कि पढ़ाई मैं करवा देती हूँ, तो वो बोलते हैं नहीं, हमें तो इसी फील्ड में काम करना है। तो मेरे को लगता है कि अभी कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका गोल सेट ही नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि भाई हमने करना क्या है, आगे हम करना क्या चाहते हैं। तो जब तक वो गोल सेट नहीं होगा तो वो रहेगा, डगमगाता रहेगा। तो कभी प्राउड फील हुआ कि लोगों ने मुझे रोल मॉडल बनाया है? नहीं, प्राउड फील मुझे नहीं होता वो, क्योंकि किस बात का प्राउड करूँगी ना मैं। एक आर्टिस्ट को बनाने वाली पब्लिक होती है, ऑडियंस होती है, और ऑडियंस इतनी प्यारी होती है कि उनको पता है कि सामने वाला इंसान किस तरीके का है। और आजकल तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे पहले मैं कहूँगी कि पहले नेचर का, आप किस तरीके से सामने वाले के साथ व्यवहार कर रहे हो, नहीं फ़र्क पड़ता था, अब पड़ता है। और वो चीज़ शायद अब मेरे काम आ रही है, क्योंकि मैं जैसी आज हूँ ऐसी ही मैं 12-13 साल पहले थी। तो अब शायद लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगी। तो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है इंसानियत, उसके बाद सारी चीज़ें आती है। तो प्राउड किस बात का करूँगी मैं ना, पब्लिक बनाने वाली है, पब्लिक ही बिगाड़ने वाली है। जिस दिन उनका मूड होगा वो बिगाड़ देंगे, लेकिन जब तक उनका मूड है, उनको मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, वो मेरी मेहनत को सराह रहे हैं, तो मेरे को कभी घमंड नहीं आया और ना कभी आएगा। बाबा किस बात का घमंड करूँगी ना मैं, कुछ भी नहीं है ऐसा घमंड करने के लायक मुझ में। अच्छा, हर वर्ग के लोग आपको देखते हैं, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो। कोई ऐसा किस्सा हो आपके दिमाग में या जहन में कि तीनों एक साथ आपको बोल रहे हैं कि भाई हम सब आपके फ़ैन हैं? ऐसा कुछ हुआ? हाँ, रिसेंट मैंने एक इंटरव्यू दिया था, पॉडकास्ट किया था, तो उसमें
एक हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत टैलेंटेड हैं तीनों बच्चे। तो उनमें से एक हैं दीपक, उन्होंने बोला था कि मैम मैं भी आपका फ़ैन हूँ, मेरे फादर साहब भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा। और उनके फादर साहब जिस तरीके से मुझे मिले तो सच्ची में जेन्युइन था वो, कि वो हाँ मुझे पसंद करते हैं। फिर दीपक जिस तरीके से मिला वो भी था जेन्युइन कि हाँ वो मुझे पसंद करते हैं। तो मैं उसको बोल के आई थी कि तेरे बच्चे भी मेरे फ़ैन होंगे। तो हाँ, होता है, काफ़ी बार होता है। अच्छा, आपका एक सॉन्ग आया था सॉलिड बॉडी, काफ़ी लोकप्रियता उसने हासिल की थी। जी। उस टाइम पर कभी ऐसा जहन में आया हो कि चलो हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा छोड़ो, अब गानों में ही किस्मत नहीं, वो आजमाते हैं? गाना बेसिकली मेरा नहीं था, वो लोगों को इसलिए लगता है कि वो मेरा था, मैंने उस पर परफॉर्मेंस की थी स्टेज पे। बाकी उसमें हमारी हरियाणा की बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अजय हुड्डा उन्होंने लिखा था, गाया शिनम कैटलिक ने था, और मेल मुझे शायद याद नहीं है किन ने गाया था। हाँ, राजू पंजाबी जी ने और शिनम कैटलिक जी ने गाया था, और अंजलि राघव और अजय हुड्डा ने उसमें लीड किया था। तो उसकी जो आप वीडियो मेकिंग देखेंगे, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक जो वीडियो है उसमें वो लोग हैं। मैंने तो खाली बकायदा उस पर सिर्फ परफॉर्मेंस की थी, स्टेज परफॉर्मेंस, और वो उससे बहुत ज़्यादा सराहना मिली, स्टेज परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा सराहना मिली। तो वो गाना मेरा नहीं है, मैंने खाली परफॉर्मेंस किया। मतलब अगर उसके बाद की बात करें तो कई गाने आपके ऐसे आए जो सुपर डुपर हिट रहे हैं, अबाउट 1 बिलियन क्रॉस भी करने वाले हैं, कुछ गाने ऐसे हैं। तो अब ऐसा कुछ माइंड में आता है कि हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा को या लाइव शोज को थोड़ा पॉज करते हैं सिर्फ गानों में या फिल्मों में? क्यों करना है? रीज़न क्या है? रीज़न भी तो होना चाहिए, क्यों आएगा मेरे दिमाग में? कभी नहीं आया, और भगवान करे कभी आए भी ना। स्टेज सुकून है मेरे लिए, मैं नहीं छोड़ सकती कभी नहीं। मेरे को तो लगता है जब मुझे ये लगेगा कि भाई हाथ पांव काम नहीं कर रहे, तब भी स्टेज मैं लगाऊंगी, पक्का करूंगी, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो मेरे लिए बहुत सुकून है। अच्छा, पहले मैं उसी तक रहना चाहती थी, बल्कि लोगों ने मुझे छेड़ छेड़ के चीज़ें करवाई हैं। मुझे लगता है कि मैं पहले स्टेज ही करना चाहती थी। जब काफ़ी कंपनियां थी उस टाइम पे, मोर थी, सोनोटेक थी और एनडीजे थी, ये वो कंपनियां थी जो हरियाणवी गाने रिलीज़ करती थी, और मेरे पास ऑडियो आती थी कि आपको ये परफॉर्मेंस करनी है। और जो मुझे गाना अच्छा लगता था उस टाइम पे, मैं कोई गाने के पैसे नहीं लेती थी कि भाई मैं परफॉर्मेंस करूँगी तो मैं इतने चार्जेस लूँगी, मुझे पता ही नहीं था सच्ची बताऊँ तो मैं स्टेज करती थी। जो गाना मुझे पसंद आया मैंने स्टेज कर दिया, तो और जो गाना मैंने स्टेज कर दिया वो मेरा कहलाने लगा। तो कुछ हमारे जाने माने आर्टिस्टों को प्रॉब्लम होने लगी इस बात से कि भाई गाना हम बनाते हैं, और उनकी बात ठीक भी थी कि भाई हम बहुत मेहनत करते हैं गाने के ऊपर, लेकिन क्रेडिट ये ले जाती है, स्टेज करती है तो व्यूज़ वहाँ ज़्यादा चले जाते हैं और क्रेडिट ये ले जाती है कि गाना सपना चौधरी का है। तो मुझे बुरी सी लगी ये बात कि यार नहीं यार, गलत बात है। फिर एक गाना था लाड पिया के, वो गाना जब मेरे पास आया तो फर्स्ट टाइम वो गाना मुझे एज एन लीड आया, तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि भाई मतलब मुझे लीड क्यों लेना है। ऐसा था मुझे कि मैं तो परफॉर्मेंस करती हूँ ना, मुझे लीड क्यों लेना। लेकिन मुझे लगा कि सपना करना चाहिए। जब लोग तुझे इस तरीके की बातें बोल रहे हैं कि तू खाली परफॉर्मर है, तो अगर तू कर सकती है तो करना चाहिए। और मैंने उससे पहले स्टेज परफॉर्मेंस से पहले काफ़ी गाने किए थे, लेकिन मैंने एज एन बैकग्राउंड डांसर किए थे, तो मुझे थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस था ही। तो मैंने उस गाने में अपने आप को फुल कर दिया, जितना मतलब मैं कर सकती थी मैंने 100% दिया अपना। और वो गाना इतना हिट हुआ और मैं इतनी खुश हो गई कि चलो एटलीस्ट अब इसके बाद कोई ये नहीं बोलेगा तो ये तो खाली परफॉर्म करती है, और उनका भी खुद का गाना है। हाँ, अब ये मेरा खुद का गाना है, अब कोई मेरे को कुछ नहीं बोलेगा। फिर धीरे धीरे जैसे चलती गई, बढ़ती गई, खुद मुझे पता लगा कि भाई कंपनियाँ बहुत कमा लेती हैं एक गाने से और आर्टिस्टों को कुछ नहीं मिलता। तो धीरे धीरे मैंने गाने बनवाने शुरू किए, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। पहले शायद हरियाणवी पहला गाना ऐसा होगा जो हरियाणवी मैंने प्रोड्यूस किया था। तो उसके बाद सब आने लग गए। मेरे ख्याल से चेतक था। अच्छा। चेतक गाना मैंने प्रोड्यूस किया था, मैंने पैसे लगाए थे उसमें। तो धीरे धीरे ऑडियोज़ लेना स्टार्ट किया, प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। तो ये चलता गया कि भाई हम अपने आप को ऐसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सारी चीज़ें कंपनियां ले जाया करती थी, खाली आर्टिस्टों को बहुत कम
चीज़ें मिलती थी। अब आर्टिस्ट खुद ही इतने अपने बलबूते खड़े हो गए हैं, करने लग गए हैं, सब करने लग गए हैं। तो चलो मैं ये सोचती हूँ कि कुछ अच्छा किया, राह बनाई, तो अब सब कर रहे हैं, उस राह पे चल रहे हैं और सबके घर में आज वेल सेटल्ड हैं सब लोग। अच्छा, लाइव शोज के दौरान ऐसा कोई डाई हार्ड फैन मूवमेंट हुआ हो किसी के साथ? बहुत होते हैं, बहुत मैं तो होते हैं। तेरे लिए जान दे दूंगा नहीं, टाइप्स अब का। मुझे नहीं लगता, जब से इंस्टाग्राम फेसबुक इतना ज़्यादा चलत में हो गया है, अब मुझे फ़ैन फेक लगने लग गए हैं। पहले फैंस थे जब इंस्टा का इतना सुरूर नहीं था। तो मेरे पास आज भी बहुत सारी, मैं दिखाती हूँ, कभी कभी मुझे याद आती है। मुझे लेटर्स आते थे, स्क्रैप बुक आती थी, मेरे लिए गिफ्ट्स आते थे। तो जो वो फ़ैन ढूंढ के घर का पता लगा के और वो पहुँचाना, वो प्यार था। आजकल सिर्फ सामने मिलके ये कह देना, वो फ़ोटो खिंचा लीजिए, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मुझे नहीं लगता वो जेन्युइन चीज़ें हैं। मुझे काफ़ी लोगों में फेकनेस लगती है। तो है, बहुत फ़र्क है। पहले फैंस थे भाई, अब फैंस नहीं है। अब हर कोई, देखिए इंस्टाग्राम इतनी हाइप पे है, हर दूसरे इंसान को हर दूसरा इंसान जानता है। बिल्कुल। दुनिया इतनी छोटी हो गई है। तो अगर कोई मान लीजिए, अच्छी चीज़ भी है कि लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। बहुत लोगों ने अपने आप को इतने अच्छे से प्रेजेंट किया इंस्टाग्राम पे। वहीं दूसरी तरफ देखो तो बेकार चीज़ें भी हैं। तो अब देखना ना देखना तो हमारे ऊपर है कि हमें देखना कौन सा है। लेकिन उस चीज़ ने इतना बांध दिया ना लोगों को कि लोग फेक होने लगे हैं। लोग जैसे अंदर से हैं, जैसे बाहर से हैं, वो वैसा दिखाते नहीं हैं अपने आप को। ये कल्चर कैसे मानती है? मतलब क्योंकि आप कैसेट वाले कल्चर से आई हैं और अब ये रील्स वाला कल्चर, मतलब 15 कैसेट सेकंड वाला में। कल्चर बहुत अच्छा था भाई, बहुत सुंदर था। फिर उसके बाद सीडी वाला भी बहुत अच्छा था। फिर यूट्यूब वाला भी बहुत अच्छा था। अब लोगों में धैर्य नहीं है। पेशेंस लेवल इतना कम हो गया कि 15 सेकंड की जो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग है वो उनको सुकून देती है। तो अब वो धैर्य ख़त्म हो गया। जैसे जैसे ये ख़त्म होता जाएगा ना, लोगों की फेकनेस बढ़ती जाएगी, अपार लेवल की आ जाएगी। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, घर में ना दाने और अम्मा चली भुनाने, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन आप अगर उनकी इंस्टा आईडी देखोगे तो आपको ये लगेगा, ओ भाई साहब क्या बंदा है, क्या बंदी है। और जब उनसे आप रियलिटी में मिलते हो, चीज़ें देखते हो, तो वजूद ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप जैसा देख रहे हो हर चीज़ वैसी नहीं है आज के वक्त में। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि फैंस का तो किस्सा बहुत हुआ है मेरे साथ। कोई ऐसा किस्सा जो और जो खास है? पहले थे वो अच्छे थे, अब वाले इतने अच्छे नहीं लगते। कोई ऐसा किस्सा उस टाइम का? हाँ, एक किस्सा था कि एक लड़का था, वो 2 दिन मेरे घर के सामने बैठा रहा। और उस टाइम पे लोग जानने पहचानने लग गए थे। तो मम्मी मुझे बाहर आना अलाउड नहीं करती थी, मतलब मैं बाहर नहीं आ सकती थी। तो जब भी बाहर निकलती थी, जब मुझे शोज़ के लिए जाना होता था, शूट के लिए जाना होता था, तो मुझे अलाउड नहीं था। तो 2 दिन बेचारा बच्चा हमारे घर के आगे बैठा रहा। पर हमें ये नहीं पता था ये बैठा क्यों है, क्योंकि ना तो उसने किसी घर की कुंडी खटखटाई, ना किसी को कुछ पूछा, वो वहीं बैठा था। और जब रात को देखते तो वहीं एक सीढ़ी थी, हमारे घर के सामने एक घर था, एक सीढ़ी थी, उस पे सो रहा था। तो 2 दिन बाद मुझे एकदम से हुआ, यार ये कुछ तो गड़बड़ है, ये या तो इसको कोई प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैं ग्रिल पे जाके उसको बोलने लगी, ओए ओए सुन, कौन है तू, कौन है तू, ये बोलते ही जैसे ही वो ऊपर देखा ना, भाई साहब वो बैठ के रोने लग गया। और मैं सोचूं ये रो क्यों रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं। मुझे लगा कि मैंने इसको ओए तो बोल दिया, कहीं इसको बुरा तो नहीं लग गया। तो फिर मैं नीचे गई, नीचे जाके थोड़ी देर उसके साथ बैठी, बातें की। तो उसने जब बातें की तब उसने बताया, मैडम मैं राजस्थान से आया हूँ। अच्छा। और मैंने उसको पूछा कैसे आया, कह रहा राजस्थान से पहले दिल्ली की बस ली, दिल्ली से पूछा कि नज़फगढ़ की बस कौन सी है, फिर नज़फगढ़ की बस ली, फिर यहाँ आके ढूंढा कि सपना चौधरी का घर कौन सा है, सपना चौधरी का घर कौन सा है। तो उसको मेरे घर तक आने में वो 6-7 दिन लग गए। ओहो। और वो बैठा, फिर मैंने उसको खाना वाना खिलाया, फिर उसके मम्मी पापा से बात की, वो बिना अपने मम्मी पापा को बताया आया था।
तो मैंने उसके मम्मी पापा को बोला आंटी मैं इसको पहुंचाती हूँ कैसे ना कैसे करके, और कुछ नहीं था, सिर्फ उसको मुझे देखना था। तो वो इसलिए वो देख के वो थोड़ा भावुक हो गया और वो रोने लग गया। और मुझे जब से ही वो आया था, अगर उसी दिन पता होता तो मैं उससे उसी टाइम मिल लेती। तो होती थी चीज़ें, पर अब उस टाइम पर होती हाँ थी। अब आप किसी के फ़ैन हो तो सीधा इंस्टा पे डीएम कर दो, हेलो मैम आई एम योर बिगेस्ट फैन। ये कल्चर बहुत बढ़ गया। हाँ, ये बढ़ गया। अच्छा, शुरुआती दौर में जब आपने लोकप्रियता हासिल की थी, उस टाइम पर कुछ ऐसी लोग भी थे जो आपके डांस मूव्स को लेकर टिप्पणियां करते थे। आज कुछ भी है। कुछ आइटम डांस कहते थे, कुछ अश्लील डांस कहते थे। तो इन लोगों से कैसे डील आउट करती थी उस टाइम? मुझे डील करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना, वक्त ने ही सारी चीज़ें जवाब दे दी। ये वही लोग हैं जिनके फ़ोन में नेटफ्लिक्स डाउनलोड मिलेगा, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से कोई जवाब होगा ही नहीं इस बात का। खाली बैठे हैं, कोई बात तो है नहीं, खुद कुछ करना नहीं है, और क्या बोले ना, कुछ नहीं बोल सकते। ये वो लोग हैं जो घर में घुसेंगे इनको जूते पड़ते हैं, बाहर जाके शेर बनना है। तो जो अगर वही वाली बात है कि भाई मैं किसी के बारे में कभी कोई टिप्पणी नहीं करती, मैं जिसके साथ रही नहीं, जिसको मैंने समझा नहीं, जाना नहीं, मैं कोई नहीं होती। फर्क तो पड़ता होगा कभी एक बार पहले बहुत पड़ता था, बहुत पड़ता था, मतलब इतना पड़ता था कि दिमाग पे लगती नहीं बातें, दिल पे लगती थी सीधा। अब कहीं नहीं लगती। अब सपना चौधरी स्ट्रांग है। नहीं, स्ट्रांग मैं पहले भी थी, लेकिन मैं इमोशनल थी। अब मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ। अब वो जो एक मेरे अंदर वीक पॉइंट था उसको मैंने कंट्रोल में लिया, वो मैंने पकड़ा कि इमोशनल बेवकूफ़ी है, इमोशनल होना तो नहीं होना, कैसे ना कैसे करके खुद को स्ट्रांग करो। फिर धीरे धीरे पता लगने लगा, ठोकरों ने इतना सिखा दिया कि लोगों का पता लगने लगा कि कौन फेक है, कौन काफ़ी बंदे ऐसे भी हैं जो आज बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बन गए अपने जान में, और पहले आके बोलते थे कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन जब आर्टिस्ट बन जाते हैं तब सारी जगह से उड़ा देते हैं। तो यही तो है, यही तो वो लोग हैं सिखाने वाले। तो अब जब मैं इतना सीख गई हूँ, मैं इतनी आगे बढ़ गई हूँ इन चीज़ों को लेके, तो आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है मुझे फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, कुछ ट्रोलर्स को कहना चाहेंगी? नहीं, लगे रहो। बस लगे रहो, अच्छा कर रहे हो, अच्छा जा रहे हो। अच्छा, शुरुआत में आपने अपनी शादी की और प्रेगनेंसी की खबरें छुपाई थी। सबसे पहला सवाल इसमें यही है कि आप और वीर साहू की लव स्टोरी कैसे परवान चढ़ी थी? लव स्टोरी तो देखिए, हम उस जोन में तो जाना ही नहीं चाहते, हम बेहद प्यार करते हैं एक दूसरे को, और प्रेगनेंसी और शादी की न्यूज़ छुपाने का कुछ फैमिली रीज़न था। ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि भाई मुझे छुपा के कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल रही है, मैंने झंडे लहरा देने। ये तो भाई कुछ बेवकूफ़ लोग थे उस वक्त में जिनको लग रहा था ऐसी चीज़ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। हमारे कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, और फैमिली में सडन में ही 2-3 डेथ हो गई थी जो कि जवान थी, और हम जो हरियाणवी कल्चर से बखूबी परिचित हैं उनको पता है कि जब घर में किसी जवान की मौत हो जाती है तो हम ऐसे चीज़ें नहीं रिवील करते जहाँ खुशी का माहौल हो। तो और प्रेगनेंसी मैं शादी के 1 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वो भी इसीलिए नहीं बताई कि हमारे घर में 2-3 महीने के गैप में ही 2-3 मौत हो गई थी, तो नहीं बताना। अच्छा, चलिए इसी और जब हमें बताना था तब कुछ बेवकूफ़ों ने ही उस चीज़ को ख़राब कर दिया, तो गलत वे में चला गया। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल यही है कि अगर देखा जाए तो औरत का 2 बार जन्म होता है। पहला जब वो जन्म खुद लेती है, और दूसरा जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, जब वो माँ बनती है। तो एज अ सेलिब्रिटी कितनी प्रॉब्लम्स आई थी आफ्टर बेबी? हाँ, एज इन सेलिब्रिटी तो बहुत प्रॉब्लम्स आई। ये देखिए, दिमाग में ना जो हमारा जो कल्चर है उसके दिमाग में ये चीज़ है कि लड़की जब तक अपना फिगर मेंटेन कर रही है, जब तक उसकी शादी नहीं हुई है, तब तक ही वो आर्टिस्ट है, तब तक ही वो काम कर सकती है। शादी होने के बाद तो मेरी एक पिक्चर वायरल हुई थी जो कि मेरे कुआ पूजन की थी। मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी, मैं उसमें बहुत हेल्दी और मोटी दिख रही हूँ, मोटी
क्यूट क्यूट सी। तो लोगों को ये लगा कि अब ये क्या काम करेगी, और मुझे बेबी सीजी हुआ था, तो कि अब लोग ये क्या काम करेगी, ये तो ख़त्म हो गई, ये तो गई। काफ़ी हमारे बड़े प्यारे प्रिय मित्र आर्टिस्ट भी थे जिनका ये कहना था ना 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 अब कहाँ से काम करेगी, अब तो नहीं आएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था फिर कि मैंने इतना सब कुछ झेला है, और एक बच्चा जब मैंने पैदा कर दिया तो मैं और कितनी बेहद स्ट्रांग हो गई हूँ फिर तो। और मेरे बच्चे ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे इस मामले में। मेरा बच्चा, मैं जब शूट पे गई हूँ कभी नहीं रोया। हाँ, मैं ये पूछने ही लगी थी। कभी उसने मुझे याद नहीं किया, मतलब आज भी वो जानता है मम्मी आ गई करता है, पर ऐसे नहीं कि मैं काम के लिए जा रही हूँ और वो चिपक जाएगा मुझसे। वो इतने प्यार से मुझे विदा करता है, बाय बाय मम्मी, बाय बाय मम्मी। तो वो उसको देख के मुझे और हौसला मिलता है कि यार और काम करना है। मतलब अगर बच्चा ऐसा है मेरा तो मैं और काम करूँगी, और क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं। तो जब चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है तो मैं क्यों नहीं करूँ। तो 1.5 महीने बाद मेरी सासू मम्मी ने, मेरी ननद ने मेरी इतनी देखभाल की पोरस के होने के बाद कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीना लगा खाट से उठने में। 1.5 महीने बाद मैंने पहला गाना किया, चटक मटक, जो अबाउट 2 बिलियन क्रॉस करने वाले शायद। हाँ, 800-900 मिलियन हो गया। वो एक ही गाना मुझे लगा था कि शायद लोगों को जवाब दे दे, लेकिन नहीं मिल पाया। लोग इतने ढीठ है नहीं मिल पाया। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री से काम मिलना बहुत कम हो गया। फिर खुद ही करना शुरू कर दिया। वीर ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में कि खुद करना पड़ेगा अब। तो खुद किया, गाने किए, आज 2 कंपनी की ऑनर बन के बैठी हूँ। तो अगर मैं उस वक्त ये लोग नहीं बोलते, मुझे साइड नहीं किया जाता सिर्फ ये सोच के कि माँ बन गई, तो शायद मैं वही करती रहती जो मैं करती आ रही थी। आज मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, 2 कंपनी भी चला रही हूँ, अपना प्रोडक्शन हाउस भी लगा के बैठी हूँ। तो कमाई है, अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि सपना आती है तो दंगे होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब किस संदर्भ में कहा जाता है? क्या पता, मुझे भी नहीं समझ में आता कई बार तो। बल्कि स्टेज पे जाके मैं ये भी देखती हूँ यार, टचवुड आज तक मैंने ऐसा कोई शो नहीं लगाया जिसमें मुझे गैदरिंग ना मिली हो, पब्लिक ना मिली हो। लाखों में पब्लिक देखी है मैंने, लाखों में। और शायद अगर पब्लिक का रिकॉर्ड बोलोगे तो मैंने ही तोड़ा है। 12-13 लाख पब्लिक का रिकॉर्ड मैंने तोड़ा हुआ है बिहार में। तो पता नहीं क्यों बोला जाता है। और वो जो 12-13 लाख वाला क्राउड था, उन्होंने बड़े प्यार से शो देखा। मुझे लगता है कोई होते हैं 4-5 पब्लिक में जिनको मज़ा आता है तोड़ फोड़ करने में, बकवास करने में, और वो 3-4 लोग ही पूरी पब्लिक को ले बैठते हैं। तो गलती सपना चौधरी की नहीं है, गलती उन 3-4 लोगों की है, ना गलती पब्लिक की है। पब्लिक बहुत अच्छे से उसको देखने आती है, लेकिन काफ़ी बेकार लोग ऐसे होते हैं जिनको इन्हीं नौटंकियों में मज़ा आता है। अच्छा, कंट्रोवर्सीज़ की बात करें तो कोई भी कलाकार कभी कंट्रोवर्सी से तो अभी नहीं हो सकता, जुड़ी रहती हैं। आपका भी आमना सामना होता रहता है। मैं छूटने की कोशिश करती हूँ, मैं पीछा छुड़ाती हूँ, पर पता नहीं कंट्रोवर्सी शायद मेरे पिछले जन्म में मेरी पूंछ के बंद के यहाँ आई हुई है। मैं बहुत पीछा छुड़ाती हूँ, मतलब इस हद तक पीछा छुड़ाती हूँ कि ना 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 करते, पर लगी जाती है पीछे मेरे। तो कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने अंदर तक झकझोर दिया हो आपको, कोई ऐसा किस्सा? वो जो एक रागनी गाय थी, वही वाला केस था, तभी मैं टूटी थी, बाकी तो नहीं। बाकी तो कंट्रोवर्सी चलती ही रहती है। उस दौरान एक शायद व्हाट्सएप पे वायरल भी हुई थी। हाँ। वही वाला किस्सा? हाँ, एक उस टाइम पे कोई आर्टिकल वायरल हुआ था, इंडिविजुअल किसी ने बना के वो डाला था, तो लोगों ने उसको इतना सीरियसली ले लिया कि टिप्पणियाँ करना शुरू कर दिया। और आप तो लड़की हैं, मतलब सब झेला जाएगा लड़की से, लड़की गलत ना हो तो गलत नहीं झेला जाता। तो काम करने का मतलब, डांसर होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा दोगे। तो वो मेरे लिए बड़ी चुभने वाली बात थी, तो तभी टूटी थी थोड़ी सी वो भी। अब तो थोड़ी सी ही लगता है मुझे, ज़्यादा टूटी थी पर अब थोड़ा सा ही लगता है कि हाँ यार ठीक है, माइनर सा था वो वाला। तो वही था, उस टाइम ही था बस, और तो कभी नहीं। अच्छा, दिलों की सपनों की रानी, मतलब लोग सोचते हैं कि हम सपना चौधरी से मिलेंगे। सपना चौधरी को कभी ऐसा ख्याल आया, सुसाइडल थॉट्स आए हों? मतलब एक आपका किस्सा भी सुना था, हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि आपको सुसाइडल थॉट आए थे, आपने सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी।
क्या हुआ था? नहीं, अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं की थी, वो मैंने सुसाइड ही करने की कोशिश की थी, पर लोग इतने ठाली है, उसको भी ड्रामा बना दिया लोगों ने। बोला कि अच्छा ये तो ड्रामे कर रही है, बच जाओ तो बोले ड्रामे कर रही है, और मर जाती उस टाइम तो कैंडल मार्च निकालने लग जाते। तो लोगों का तो अपना अपना है, कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो था, वो दौर ही ऐसा था मुझे लगता है, पर मैं उसको याद भी नहीं करती, क्योंकि मेरे को लगता है वो बहुत बड़ी गलती थी मेरे जीवन की। अगर मैं सबसे बड़ी गलती कहूँगी तो वो ही थी। आप अगर आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, ऐसा चल रहा है कि भाई आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि ये कभी ठीक ही नहीं होगी, तो ऐसा गलत है, ये नहीं सोचना चाहिए। आप उस चीज़ को वक्त दे दो। मेरे को लगता है वक्त बहुत कुछ ठीक कर देता है। आप सडन जो फैसला लेते हो ना, वो बहुत ख़राब होता है। गुस्से में कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए आपको कभी भी। तो वो गुस्से में लिया गया मेरा फ़ैसला था, और उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और सबसे बड़ी बात तो ये सिखाया कि वक्त दो। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी घट रहा है, लड़ाई है, झगड़ा है, घर में विवाद है, वक्त दो। वक्त सब ठीक कर देता है, एकदम से नहीं। कुछ चीज़ों में वक्त नहीं देना चाहिए, कुछ चीज़ों में वक्त देना चाहिए। वो समझ की बात है, अनुभव की बात है। अनुभव की बात है। अच्छा, हरियाणा में जो घूंघट कल्चर चल रहा है, मतलब कई जगह पर, कई क्षेत्रों में ऐसा है कि मैंडेटरी है, घूंघट रखना है। आप हरियाणा से हैं, हम भी हरियाणा से हैं, इस कल्चर को कैसे देखती हैं? देखिए, ये तो एक लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको घूंघट करना है या उसको घूंघट नहीं करना है। ज़बरदस्ती कोई नहीं करवा सकता, पहली बात तो ये है ना। दूसरा, मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं इसके विपक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आपको घूंघट कल्चर को पहले समझना पड़ेगा कि ये होता किस लिए था, ये करवाया क्यों जाता था। अब आप एकदम से आएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मुंह ना दिखाना, घूंघट करके रखना, ये गलत है। तो पहले मेरे को लगता है आप थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए उसके पीछे, ताकि आपको पता चल जाए। हरियाणवी कल्चर में या किसी भी कल्चर में घूंघट, अब ऐसा नहीं कि हरियाणा में कराया जाता है, राजस्थान में भी होता है, राजपूतों में भी कराया जाता है, तो काफ़ी जगह घूंघट होता है, कराया जाता है। तो जब वो घूंघट कल्चर होता था, वो रिस्पेक्ट के लिए किया जाता था कि हमसे जो बड़े हैं, हम उनको नज़र उठा के नहीं देखेंगे। तो ये पक्ष में, ये हमारी तरफ से आपको रिस्पेक्ट है, ये हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो घूंघट कल्चर रिस्पेक्ट थी कि बड़ों को नहीं, बड़ों को आदर मान सम्मान देना है, तो उस चीज़ के लिए होता था। और घूंघट कल्चर तो उनके लिए था, लड़कियों के लिए। जो मेल भी होते थे, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, वो जब घर में एंट्री करते थे तो खांसते थे आते हुए खांसते थे और बताते थे कि हम आ रहे हैं। तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ, मेरे ख्याल से आप क्या बोल सकते हैं, रूल्स बोल सकते हैं इनको, रूल होते थे जो घर को बनाए रखने के लिए होते थे, एक धागे में हाँ, रखने के लिए। एक धागा कि भाई चीज़ें खराब ना हो। अब जैसे जैसे आप ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं, चीज़ें ऐसी वाली होती जा रही हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप भूलते जा रहे हो। तो मैं विपक्ष में कभी नहीं हूँ इसके, मैं पक्ष में हूँ। मैंने कभी नहीं किया घूंघट, और ना मेरे को ज़बरदस्ती की गई, ना बोला गया कभी। मैं कभी नहीं करती। तो ऐसा नहीं है कि मेरे से ज़बरदस्ती की गई हो कि इन्हें घूंघट तो करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा में करेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली गैंग तो काफ़ी एक्टिव है, बॉयकॉट गैंग भी काफ़ी एक्टिव है। गैंग इसलिए कहूँगी क्योंकि ये इक्का दुक्का संख्या में नहीं है, काफ़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में है। तो किसी भी कलाकार के लिए ये गैंग कितनी मायने रखती है? मेरे लिए मायने नहीं रखती, कोई सी भी नहीं रखती, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, ये सिर्फ आप जानते हो। तो मेरे लिए कोई सी भी गैंग मायने नहीं रखती, ना तो जो बॉयकॉट कर रहे हैं वो, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं कर रही कि आप मेरे को बॉयकॉट कर दो, और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो, क्योंकि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मैं सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को प्रूफ ही क्यों दूँ, है ना, आप हो कौन। और दूसरी बात कि मेरी फैमिली को पता है मैं क्या हूँ, कैसी हूँ। तो जिस दिन वो मांगेंगे उनको प्रेजेंट करेंगे ना, अपनी चीज़ें जो देना है वो उनको बताएंगे। आप कौन है? मैं नहीं मानती कोई सी भी गैंग मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। अच्छा, बिग बॉस 11 में आना करियर में कितना ब्रेक थ्रू था? करियर में नहीं, क्योंकि काम तो मैं कहूँगी कि मैं बिग बॉस 10 भी मुझे ऑफ़र हुआ था,
और 11 में आना कोई ये नहीं था कि मैं काम नहीं कर रही थी, काम तो मेरे पास बहुत था, आज भी है, उस टाइम भी काम बहुत था, बस एक वो अचीवमेंट थी कि भाई हरियाणवी कल्चर वहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल। तो वो अचीवमेंट थी, क्योंकि मैं पहली आर्टिस्ट ऐसी थी जो हरियाणा की आर्टिस्ट गई थी, डांसर गई थी, परफॉर्मर गई थी, आप कुछ भी बोल सकते हो, मुझे नामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे काफ़ी लोग मुझे काफ़ी तरीके के नाम देते हैं, तो जिसका जो मन कर सकता है वो बोल सकता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे लिए कोई इतनी वो नहीं थी कि भाई मैंने आने के बाद भी हरियाणा के लिए काम किया है, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे यू टर्न मार के वहाँ जाना था। तो मतलब उधर का इंटरव्यू कैसा रहा था? एक आपकी वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी कि आपका वहाँ पे इंटरव्यू जो था वो आप किस्सा आप ही सुनाइए। वो इंटरव्यू ऐसा था कि सब ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया गया था और बोला गया था कि वैसे तो फाइनली था सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने बोला था मैडम हमारा है, आपको 2-3 चीज़ें हैं जो क्रॉस करनी पड़ेंगी, 2-3 स्टेप हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप था कि आपको जाके और ऑडिशन देना है। तो मैं ऑडिशन के लिए गई, दिल्ली में था ऑडिशन, तो वो गेट से अंदर जाते जाते मुझे 2-2.5 घंटे लग गए, क्योंकि वॉचमैन से लेकर जितने आर्टिस्ट आए हुए थे, जितने क्या कहते हैं कंटेस्टेंट आए हुए थे, सब ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई, अंदर सब ने फ़ोटो खिंचाई, जाते जाते 2.5 घंटे लग गए मुझे। तो वो ये अचीवमेंट थी। ये अचीवमेंट थी, तो बहुत टाइम लगा मुझे अंदर जाने में। तो ऐसा ऑडिशन रहा मेरा। तो सलमान सर ने बल्कि स्टेज पे बोला भी था कि मैडम क्या हुआ, मतलब चाय वाला, दूध वाला, सारे आपके साथ फ़ोटो खिंचाते रहे। तो ये था, बड़ा बड़ा फनी सा था वो मेरे लिए, मूवमेंट सा था हाँ। वो। अच्छा, हाल ही के सालों में बात करें तो कलाकार जब भी उठता है तो कहीं ना कहीं उंगलियां उठती हैं। कई केसेस भी आप पर रजिस्टर्ड हुए 2016 में, 18 में, 21 में और हाल ही में 2023 में। इनमें से 2 केस ऐसे थे जिनमें धाराएं विश्वासघात की सपना चौधरी पर लगी थी। तो क्या दिलों के आंखों का सपना कभी किसी के साथ विश्वासघात देखिए, कर सकती मैं है? ये बात मानती हूँ, आपके ऊपर केस कौन करेगा जिसकी उम्मीदों पे आप खरे नहीं उतर पाए। बिल्कुल। अगर मैं विश्वासघात कर रही हूँ तो वो तो मेरे खून में, मेरे जहन में और मेरे नेचर में होना ही चाहिए। क्या मैं एक ही 2 के साथ विश्वासघात करूँगी तो फिर मैं 15-16 साल से काम कर रही हूँ, मैंने तो इतने विश्वासघात कर देने चाहिए थे कि मेरे ऊपर तो खिताब लिखी जानी चाहिए थी, विश्वासघाती सपना चौधरी। तो इससे बेटर जवाब तो कोई नहीं हो सकता कि भाई अगर आप मेरे से कोई उम्मीद रख रहे हैं, मान लीजिए मैं आपकी उम्मीद नहीं पूरी कर सकती, भाई नहीं होगा मेरे से, तो आप कई होते हैं ऐसे तुच्छ प्राणी जिनको लगता है कि अच्छा तू हमारी बात नहीं मानेगी, तेरी इतनी हिम्मत, तो वो आते हैं और उनके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, पूछ तो पड़ती नहीं, गलत है, फिर उठाकर फिर केस कर दे हैं और कोई काम नहीं। तो ऐसा नहीं है, मैं क्यों विश्वासघात करूंगी, विश्वासघात ही करना रह गया क्या काम मेरे पास? बहुत काम है मेरे पास सुबह से शाम तक। रिसेंटली एक केस आपके परिवार पर रजिस्टर हुआ था। उनमें आपके भाई की पत्नी ने केस किया था, घरेलू विवाद था वो। तो मतलब ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि आप सभी से जितना हमने सुना है आप जोड़ मिलाप करके रखते हैं। पहली बात तो ये फैमिली मैटर है जी, मेरा नहीं, मैं तो अब उसको कुछ नहीं मानती, मेरा कोई फैमिली मैटर नहीं है, ये मैटर है मेरा भाई का और उनकी बीवी का। और अगर जो भी उन्होंने चीज़ें लगाई या धाराएं लगाई, जो भी XYZ जो भी लिखा हुआ था उसमें, मुझे तो याद भी नहीं है, अगर मैं दोषी होती तो शायद मैं जेल में होती। जी। तो वो वाली बात है, देखिए सत्यमेव जयते इसलिए नहीं बोला जाता, आप सच्चे हो तो ही आप बाहर हो, मैं सच्ची हूँ तो मैं बाहर हूँ, सिंपल। और ये तो सभी जानते हैं, सबको पता है कि कौन क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे भाई का और मेरी भाभी जी का मैटर है, तो मैं बीच में तीसरा तेली कौन? रीढ़ की हड्डी। अच्छा चलिए, एक पॉलिटिकल थोड़ा चलते हैं। आप दिल्ली गई थी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए, 2018 की बात है। हाँ 17-18 की बात है। तो उस टाइम पर ऐसी बातें आई थी कि आप कांग्रेस में शामिल हो रही हैं, उसके बाद फिर आपने भाजपा ज्वाइन कर ली। आपने ये भी कहा था कि भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी थी, तो ऐसा क्या कारण थे कि?
देखिए पढ़ी थी एक, तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि भाई देखो, मैं किसी पार्टी से कोई इतना खास संबंध नहीं रखती, मैं मेरे काम से ज़्यादा संबंध रखती हूँ। मैं इतनी एक्टिव में नहीं हूँ। बीजेपी की सदस्य हूँ, जो कि मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि सारे कोई लोग कांग्रेस में ख़राब है, ये मैंने अपने अनुभव से देखा है, और सारे बीजेपी में अच्छे हैं। तो ये बंदे बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, मैं पहली बात तो मैं कांग्रेस ज्वाइन करने गई नहीं थी वहाँ पे, ये मैंने बहुत बार बता लिया। और लोग तो वही वाली बात है, कुछ भी बोलेंगे। अब ये सुन के भी काफ़ी लोग बोलेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कांग्रेस में ज्वाइन करने नहीं गई थी, वहाँ कुछ कैंपेन की बात करने गई थी। तो कैंपेन की बात करने गई थी, तो वो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि भाई आप 10 रुपये दीजिए, आपको ये पेपर भरना पड़ेगा मैम से मिलने से पहले। अच्छा। तो वो बाद में जो वो लेटर वायरल हुआ, वो ये था कि वो कोई सदस्यता का कुछ वो था, मुझे नहीं पता। बाद में जब चीज़ें हो गई तो 2 दिन तक तमाशा चलता रहा। मैं चुप रही, मुझे लगा ठीक है, बोलने दो जिसको जो बोलना है, शांत हो जाएंगे। पर मुझे पता ये नहीं मतलब था कि भाई ये बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाएगा। लेकिन फिर 2 दिन बाद मैंने कॉन्फ्रेंस की और मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो नहीं है। तो फिर अब मुझे चाहिए था कि भाई मैं इधर उधर भाग रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, तो फिर मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अच्छा, जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसे किस तरह देखती हैं? बिल्कुल हम पक्ष में हैं। कैसे भी क्या देखेंगे, देखने का मतलब क्या है? देखने का तो मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल पक्ष में है, बल्कि हम जाने वाले थे, कल परसों हमने जाने की कोशिश की, अब जाने नहीं दे रहे हैं। पहले तो शायद जाने दे रहे थे, पता नहीं क्यों अब एकदम से सडनली बंद कर दिया इन्होंने। तो पक्ष में हैं। देखिए किसी भी बहन बेटी के ऊपर कुछ भी गलत होता है तो हम पक्ष में हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले सारी चीज़ें को झाड़ लो, पिछोड़ लो, आप देख लो, क्योंकि काफ़ी बाद में ऐसी चीज़ें भी सामने आती कि कौन सा पक्ष ठीक है, आप ये भेड़ चाल में देख नहीं पाते हो। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर गलत हुआ है तो हम बिल्कुल पक्ष में हैं। हम पीछे हटने वाले होते कौन है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे देश को बहुत कुछ दिया है। वो हमारे लिए अभिमान बोलते हैं ना, हमारा अभिमान है, मान है, अभिमान है, सम्मान है, सब है। लेकिन अगर मेरे को सबसे बुरा ये लगता है कि भाई ये चीज़ ख़त्म की जा सकती है, लेकिन अगर पहलवान इस सिचुएशन में बैठ के और मच्छरदानियों में सो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। ये 1 सेकंड नहीं लगेंगे, कुछ तो एक्शन होना चाहिए। कुछ तो एक्शन होना चाहिए, कुछ तो उनकी सुन तो लो, एटलीस्ट मुझे लगता है सुन तो लो, आपको सुन लेना चाहिए। और मैं भी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आप सुन लो, एटलीस्ट सुन के कुछ तो करो, करना चाहिए। कितने दिन तक ये प्रोटेस्ट ठीक है, वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं, लेकिन अगर इधर का और इधर का अगर कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनको कर लेना चाहिए, उनको सुन लेना चाहिए। अच्छा, आप काफ़ी छोटी उम्र से कमा रही हैं, अब मन में आता है अब परिवार को पूरा समय देती हूँ, अब छोड़ो काम? परिवार को तो मैं वैसे भी समय देती हूँ, खूबी, जितना जिसको मिलना चाहिए। मैं बहुत अच्छी हूँ इस काम में। अगर मुझे लग रहा है, हाँ मैं पूरी फैमिली गर्ल हूँ। मम्मी को कितना वक्त देना है, मेरी सासू मम्मी को कितना वक्त देना है, हस्बैंड के पास कितने दिन फ्री हूँ मैं, बेटे को कब टाइम देना है, सबको सबका वक्त मिलता है। अच्छा, हरियाणवी इंडस्ट्री में आपने वो मुकाम हासिल किया है जो पैन इंडिया में जिसकी चर्चा होती है। अब जो हरियाणवी इंडस्ट्री में काम हो रहा है उसमें कई नई जनरेशन जैसा काम कर रही हैं, उन्हें किस तरह देखती हैं? कुछ अपने अनुभव से सलाह देना चाहेंगी? बहुत अच्छे से देखती हूँ, बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, और सब अपने अनुभव से ही करेंगे। मेरा अनुभव अगर उनके साथ मिल जाएगा तो मेरे को लगता है कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। तो जिसका जितना अनुभव है वो अपने अनुभव के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम सब कलाकार साथी एक परिवार ही हैं जी। हम अच्छे से एक ही चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, ये उनको समझ लेने की ज़रूरत है। वो है हरियाणवी लैंग्वेज। कोई अलग नहीं है यहाँ, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, आर्टिस्ट है। तो बस ये ध्यान रखिए कि हम परिवार हैं, हमारा एम एक ही है, और सबके लिए रिस्पेक्ट अंदर से होनी चाहिए। देखिए बाहर बनावटी रिस्पेक्ट दिखा के और फिर अंदर चोरी चोर आप करो तो वो गलत बात है।
जितनी रिस्पेक्ट बाहर है उतनी है। मैं बहुत मुंह फट हूँ इस मामले में, मुझे जो बंदा पसंद नहीं आता मैं सामने मुंह पे बोल देती हूँ, मेरे को तू पसंद नहीं है, मेरे से बातचीत मत करियो। वो ठीक रहता है। हाँ वो ठीक रहता है, उसको थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, लेकिन काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पहले ऐसा हुआ है जिनके साथ मैंने बोल रखा था मुझे नहीं पसंद जी, अब मैं काम नहीं करूँगी, लेकिन अब उनको समझ आता है एटलीस्ट, चलो इसने हमें मुंह पे बोल दिया लेकिन पीछे से जाके हमारे बारे में टिप्पणियाँ नहीं की, कुछ बकवास नहीं की, ये नहीं बोला यार फलाना तो ऐसा फलाना तो ऐसा। मैं वैसी नहीं हूँ, तो जो बोलना होगा मैं मुंह पे बोल कर निकल लेती हूँ। काफ़ी लोगों को बुरा भी लगता है इस बात का, लेकिन ठीक है, थोड़े दिन बाद उनको समझ आ जाता है। अच्छा, हरियाणवी इंडस्ट्री में कोई ऐसी कमी जो खलती हो कि ये होना चाहिए हमारे कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ये अभी इंडस्ट्री कुछ में ज़्यादा ही मॉडर्न चल रहा है, बस थोड़े बंदूक वाले गाने कम होने चाहिए और थोड़ा कल्चर के लिए थोड़ा करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती मैं बड़ी तुर्रम का और मैंने बहुत कल्चर के लिए काम किया है, लेकिन जितना मेरे से हो पाया है मैंने किया है। काफ़ी गाने ऐसे भी किए हैं जो बखूबी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितना मेरे से हो पाएगा आगे भी मैं करूँगी, लेकिन करते रहना चाहिए। आप 10 गाने अपने हिसाब से कर लो, अपनी इनकम के लिए कर लो, लेकिन उसमें से 2 गानों का हक तो हमारे कल्चर को मिलना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम जोनर की बात करें, डांस है, सिंगिंग है, कॉमेडी है, या रागिनी वगैरह है, लोकगीत वगैरह हैं, इन सब के अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं हरियाणवी इंडस्ट्री में आए, शामिल हो, लेकिन वो नहीं है, तो उसमें कोई ऐसी खास चीज़ हो? जी, डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, बिकॉज़ मुझे लगता है कि अभी हम इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि सामने वाला आए और हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दे। वो मूवीज़ को बनने में मैंने बोला था ना, अभी जो मेरा सपना है उसको लगेंगे 6-7 साल और लगेंगे, जब बिल्कुल ही हम लोहा मनवा लेंगे कि हाँ भाई हम इस लायक हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उसको करना है, वो कमी है। जैसे जैसे आपने स्टारडम पाया, एक पॉलिटिकल लीडर यूपी के थे वो शायद, जो आपको फॉर्च्यूनर गिफ्ट करना चाहते थे। उनको आपने शायद मना कर दिया था, जो भी मना किया था, मेरी मम्मी ने मना कर दिया आपकी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ। तो अब अगर बात करें उस वाक्य के बाद, क्या कोई ऐसा किस्सा आया हो या ऐसा कोई शख्स आया नहीं, हो? फिर बहुत आए, लेकिन मैं फिर प्रिपेयर हो गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने जो उस दिन मेरे को समझाया, उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि हाँ ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी नज़रों से तुम देख रही हो, तो शांत बैठ जाओ। तो कोई भी उसके बाद तो कोई एक छोटा सा वो वाली बात है, बिच्छू बंटी का फूल भी ऑफ़र करता था तो भी हाथ पीछे कर लिए, नहीं चाहिए, खुद बना लेंगे। बिना मतलब के कोई नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हों जो आपके फैंस को पता होने चाहिए? हाँ, काफ़ी हैं, अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, और पता तो वही वाली बात है, मैं जब फ़ैन पेजेस को देखती हूँ मेरे से ज़्यादा एक्टिव हैं। और आजकल फ़ैन पेजेस हमारे बहुत अच्छा कारोबार भी चला रहे हैं। आपका नाम लेकर, मेरा नाम लेकर, तो अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, लेकिन मैंने बोला ना थोड़े दिन बाद पता लगता है फ़ैन कौन नहीं फ़ैन, तो ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती है मेरे को। मतलब क्लासिफाई करना कितना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। रियल फैन कौन है, फेक फैन अब कौन है? बहुत मुश्किल है ना, वही तो बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप उम्मीदों पे खरे ना उतरो तो आप बेकार हो, सिंपल सी बात है, ये दुनिया का दस्तूर है कि जिसकी उम्मीदों पे आप नहीं खरे उतरे उसके लिए आप बेहद ख़राब इंसान हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर सामने वाला ये कह रहा है कि तुम ख़राब हो, तो मतलब भाई उसका कुछ ना कुछ काम नहीं किया तूने। तो ठीक है, जिसको जैसा करना जो सबकी उम्मीदों पर खरे उतरना भी तो मुश्किल है। बहुत मुश्किल है मैम, अपनी पे नहीं उतरा जाता कभी कभी। तो खुद से रात को लड़के सोते हैं कि भाई ये करना है, लेकिन दिन में उठते हैं तो उम्मीद भी टूटती दिखती है कई बार, तो कि नहीं होगा यार, ऐसा नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये तो चलता रहेगा, ये तो जीवन है, दस्तूर है, ज़िंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना बेशकीमती समय हमें देने के लिए। ये थी हरियाणा की मशहूर अदाकारा, परफॉर्मर कहें, डांसर कहें या आर्टिस्ट ही क्यों ना कहें, ये थी सपना चौधरी। ऐसे ही और धमाकेदार इंटरव्यूज़ को
देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।